अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हमज़ा शौकत। कुछ दिन पहले मैं किताब ख़रीद कर लाया था माय फ्यूडल लॉर्ड और रिसेंटली मैंने ये बुक ख़त्म की है। तो आज मैं इसी किताब के बारे में बात करने जा रहा हूं। एक कंट्रोवर्शियल किताब है येट वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं, स्पेशली फ्यूडल लॉर्ड की पॉलिटिक्स को, कि फ्यूडल्स की पर्सनल लाइफ जो है वो किस तरह की होती है। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन एलिजिडली जो तहमीना दुरानी साहिबा ने, जो कि को ऑथर हैं इस किताब की, दो अमेरिकन राइटर्स भी हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है मिलके, तो उनके मुताबिक किस तरह एक फ्यूडल लॉर्ड की पर्सनल लाइफ जो होती है उसको पोर्ट्रे किया जाता है पब्लिकली, और किस तरह पर्सनल लाइफ के इवेंट्स को कैश करवाया जाता है पॉलिटिक्स में। एलिजिडली किस तरह से औरतों पर जुल्म किया जाता है, उनको स्लेव बना कर रखा जाता है, इवन उनकी डाइट तक वो क्या पढ़ेंगी, क्या देखेंगी, सब कुछ कंट्रोल्ड रहता है। ये किताब इस बारे में है। खैर, मैं तहमीना दुरानी साहिबा का आपको थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ़ दे दूँ कि इनके दादा जो थे वो फॉर्मर पटियाला स्टेट थी उसके वज़ीर-ए-आज़म थे। इनके वालिद साहब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर रह चुके हैं। इस तरह ये एक इन्फ्लुएंशियल फ़ैमिली में पैदा हुई और बाद में 19 साल की उम्र में इनकी शादी अपने कज़न से होती है जिसका नाम अनीस था। बाद में इनकी मुलाकात एक इवेंट पर होती है जहाँ पर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर, जिसे लाइन ऑफ पंजाब भी कहा जाता था उस वक्त, उनसे होती है। और वो अपनी पॉलिटिक्स की पीक पे होते हैं। कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है उनकी, बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है, सियासत में एक बड़ा नाम होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के राइट हैंड समझे जाते हैं, बहुत ही करीबी होते हैं, दोस्त होते हैं। इस तरह से ये उनसे इम्प्रेस होती हैं और अपने हस्बैंड से तलाक़ लेकर उनसे शादी कर लेती हैं। अच्छा, यहाँ पर ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि जिस वक्त तहमीना दुरानी मुलाकात करती हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर से पार्टी में, तो वहाँ पर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर की बीवी शीरीं भी मौजूद होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता पहले दोनों औरतों में दोस्ती होती है। और शीरीं जो हैं वो बताती हैं तहमीना दुरानी को कि किस तरह ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर उन्हें मारता पीटता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है, येट वो तलाक़ नहीं ले सकती। उनके मुताबिक वो इस रोल में अब ढल चुकी हैं और अब उनको इस चीज़ की आदत पड़ गई है और उन्हें लगता है कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर को सिर्फ़ वही हैंडल कर सकती हैं। ये चीज़ें तहमीना दुरानी को और ज़्यादा माइल करती हैं। तहमीना दुरानी इसको एज़ अ चैलेंज लेती हैं कि इतनी क्योटिक पर्सनालिटी को मैं हैंडल कर सकती हूँ, और अगर मुझसे इनकी शादी हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि मेरे लिए एक शख्स चेंज हो जाएगा। बहरहाल, जब उनकी तलाक़ होती है और तहमीना दुरानी शादी कर लेती हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर से, आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे के बाद तहमीना दुरानी डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनना शुरू हो जाती हैं। तब जाकर उन्हें रियलाइज़ होता है कि शीरीं ठीक कह रही थी, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और आहिस्ता आहिस्ता तहमीना दुरानी को भी मार खाने की आदत हो जाती है। जी, मैं यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस को ग्लैमराइज़ बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं जस्ट स्टोरी बता रहा हूँ आपको। अगर आप ये ख़ुद से पढ़ना चाहते हैं तो किताब ये है, आप पढ़ सकते हैं। खैर, जैसे जैसे सियासी हालात तब्दील होते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी जाती है और ज़ियाउल हक़ घेरा तंग करना शुरू कर देते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के करीबी साथियों के गिर्द, तो तहमीना दुरानी अपने वालिदैन से रब्ता करती हैं जो कि कट ऑफ़ कर चुके होते हैं जब तहमीना दुरानी अपने पहले हस्बैंड से तलाक़ लेती हैं और लाइन ऑफ पंजाब से शादी करती हैं। खैर, उनसे राब्ते बहाल किए जाते हैं और वो इजाज़त दे देते हैं कि आप यूके में आके हमारे साथ रहें। मुस्तफ़ा खर अपनी बीवी के हमरा यूके जाकर आबाद हो जाते हैं, एग्ज़ाइल की ज़िंदगी गुजारते हैं कुछ अरसे के लिए। यहाँ पर तहमीना दुरानी इल्ज़ाम लगाती हैं अपने हस्बैंड पे कि वो चीट करते हैं उन पे, उन्हीं की छोटी बहन के साथ जिसका नाम अदीला बताया जाता है किताब में, और उनकी उम्र महज़ 13 साल थी उस वक्त। और ये सिलसिला आखिर तक चलता है और यही बुनियाद बनता है तहमीना दुरानी और मुस्तफ़ा खर की डिवोर्स की, चूँकि बाद में अदीला की शादी भी हो जाती है और ये दोनों बाद में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पाए जाते हैं। खैर, इस स्टोरी को एक साइड पे रख दें और फ़िज़िकल अब्यूज़, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ का सिलसिला जारी रहता है। मुस्तफ़ा खर इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं कि वो यूके की पुलिस को एस्केप करते हैं और अरेस्ट वारंट जारी हो जाते हैं उनके, लेकिन वो अपने कनेक्शंस को यूज़ करके हर मर्तबा बच जाते हैं। इस किताब में हमें देखने को मिलता है कि मुस्तफ़ा खर अपने ही बच्चों को किडनैप करते हैं, यरगमाल बनाते हैं ताकि ब्लैकमेल किया जा सके
तहमीना दुरानी को और उन्हें वापस बुलाया जा सके, जो कि अब्यूज़ से बचने के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस से बचने के लिए दूर चली जाती हैं मुस्तफ़ा खर से। इस किताब में एक और कैरेक्टर भी है दाई आयशा का, जो कि मुलाजमा है फ्यूडल की मुस्तफ़ा खर की। उन पर भी जुल्म होता है, उन्हें भी आते जाते चित्तर पड़ जाते हैं, थप्पड़ लातों घूंसों का जिक्र है इस किताब में। तो ये वो अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी जो है एक फ्यूडल की, उसको पोर्ट्रे करता है। इस किताब में एक फ़ेज़ आता है जहाँ पर तहमीना दुरानी इस एनवायरनमेंट में सेटल हो जाती हैं और वो मुस्तफ़ा खर की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उस पर बिलीव करने लगती हैं और सियासी जद्दोजहद जो वो कर रहे होते हैं उसमें उनके हमरा शामिल हो जाती हैं। ऑन द अदर साइड मुस्तफ़ा खर जो हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ राब्ते बहाल करते हैं। रॉ का एक एजेंट होता है यूके में, उसके ज़रिए, और इंदिरा गांधी से फिर मुलाकातें की जाती हैं। मल्टीपल मुलाकातों का जिक्र है इस किताब में। इस किताब में ये भी मेंशन है कि इंदिरा गांधी के साथ जो मुलाकातें होती हैं मुस्तफ़ा खर की, उनमें उन्हें ये बताया जाता है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो असल दुश्मन है इंडिया की, और पाकिस्तानी फ़ौज असल जड़ है तमाम मसाइल की। वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों, और चूँकि उस वक्त ज़ियाउल हक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, तो पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर बगावत की भी एक कोशिश की जाती है, जिसको ऑफ कोर्स नाकाम बना दिया जाता है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ तमाम कॉल्स जो हैं उनको टैप कर रही होती हैं, और बाद में कुछ लोग जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें, उन्हें सज़ाएं भी दी जाती हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि मुस्तफ़ा खर जो मेन कैरेक्टर हैं, मेन एक्यूज़ हैं, वो बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी रहते हैं, पीपल्स पार्टी में भी रहते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में भी रहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी रहते हैं। 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से अपनी सीट छोड़कर दोबारा से PMLN में शामिल हो जाते हैं। तो जिनको हमारी लोकल ज़बान में, लोकल पॉलिटिक्स में लोटा कहा जाता है, वो बने हुए हैं। उन पे कोई आंच नहीं आती। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ वो बात यह है कि इन्फ्लुएंशियल हैं, फ्यूडल हैं। अच्छा, इस किताब का एक दूसरा रुख भी है। Being a rational human, being an unbiased reader who wants to extract as much as possible, इस किताब को पॉलिटिकल रिवेंज के तौर पर भी देखा जा सकता है, या फिर यूँ कहें कि कैरेक्टर असैसिनेशन अटैम्प्ट के तौर पर भी देखा जा सकता है। और अगर सोली पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात की जाए तो कैरेक्टर असैसिनेशन कोई नई बात नहीं है। फ़ातिमा जिन्नाह की कैरेक्टर असैसिनेशन की गई अयूब ख़ान के दौर में, फिर बेनज़ीर भुट्टो की कैरेक्टर असैसिनेशन की गई। औरतें चूँकि पाकिस्तान में हैं ही इतनी कम है, तो जो पॉलिटिक्स में आता था तो उनके ओपोनेंट्स जो होते थे वो पॉलिटिकल गेन्स हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते थे, जो कि इंतहाई घटिया हरकत है ऑफ कोर्स। खैर, पहली किताब जो मर्द पे लिखी गई, एलिजिडली एक्सपोज़ किया गया मुस्तफ़ा खर को, और इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अभी रिसेंटली हमने रिहाम ख़ान की किताब देखी इमरान ख़ान पे। ओपन टू इंटरप्रेट है, आप किसी भी एंगल से इस किताब को देख सकते हैं। चेमगोइयाँ होती हैं, जो ओपोनेंट्स होते हैं वो क्रेडिबल मानते हैं इन चीज़ों को, जबकि वो लोग जो हामी होते हैं उस फिगर के जिस पे किताब लिखी जाती है, वो नेगेट कर देते हैं ये कह के कि इस तरह का लिटरेचर तो पूरी दुनिया में लिखा जाता है इमेज को डिस्टॉर्ट करने के लिए, ताकि पॉलिटिकल गेन्स हासिल किए जा सकें। बहरहाल मैं अब ये आप पर छोड़ता हूँ कि आप क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं इसमें से, किस चीज़ को सच मानते हैं, क्या नेगेट करते हैं। बहुत कुछ समझने वाला है इस किताब में। पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम जो है, फिर पावर कंट्रोल, पर्सनल गेन्स ओवर नेशनल गेन्स, फिर किस तरह से कैश कराया जाता है पर्सनल लाइफ इवेंट्स को पॉलिटिक्स के अंदर, और बहुत कुछ पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।